वेलकम टू डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों को अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, ज्योमेट्री का अभी हमने जो पहला जो इसका मैंने क्लास लिया था उसमें कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और जैसे कि बहुभुज के बारे में चर्चा किया था। आज हम जो ज्योमेट्री से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन रहे हैं उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है। सरल रेखा, अगर रेखा की बात करते हैं तो रेखा होता है क्या है, जैसे ये हमारी क्या है, कोई रेखा है। रेखा क्या होता है, टू डायरेक्शनल होता है। रेखा टू डायरेक्शनल और वन डायमेंशनल होता है, मतलब रेखा दोनों दिशाओं में आगे की तरफ बढ़ती है। रेखा इधर भी आगे की तरफ बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, लेकिन इसमें वन डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, रेखा में सिर्फ लंबाई होती है। तो रेखा में दो दिशा होता है, दोनों तरफ रेखा आगे की ओर बढ़ती है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। रेखा में सिर्फ क्या होता है, लंबाई होता है। अब इसमें कहा जा रहा है कि इस रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। दोस्तों, रेखा बनता कैसे है, रेखा बिंदुओं को मिलाने से बनता है। रेखा बिंदुओं को मिलाने से बनता है, रेखा बिंदुओं को सरकाने से बनता है। तो अगर हम बात करें किसी भी रेखा पर कितने बिंदु हैं, तो इस रेखा पर क्या है, अनंत बिंदु हैं जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। तो इस तरीके से रेखा के बारे में हमने क्या जाना, रेखा दो दिशी है, दो दिशी है। और रेखा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेखा टू डायरेक्शनल है। और रेखा हमारा क्या है, वन डायमेंशनल है, जिसमें सिर्फ क्या होता है, लंबाई होता है। अब रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, असंख्य बिंदु होते हैं जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ये सही है, अनंत बिंदु होते हैं। अब जैसे हम बात करें कि आपसे कहा जा रहा है एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब हम त्रिभुजाकार प्रिज्म की चर्चा कर रहे हैं, तो त्रिभुजाकार प्रिज्म हम बनाते हैं। जैसे प्रिज्म क्या है, जैसे प्रिज्म को देखेंगे तो प्रिज्म का एक पोर्शन, ये जो क्या है, दोनों पोर्शन प्रिज्म का क्या होता है, त्रिभुजाकार होता है। ये त्रिभुज हमने बनाया और फिर हमने अगर इस तरीके से बनाए ऐसे, और यहाँ पर भी हमने एक त्रिभुज का निर्माण कर दिया, ये त्रिभुज बना, यहाँ पर एक त्रिभुज बना, और इसको हम ऐसे मिला दें तो ये हमारा क्या बन करके तैयार हुआ, एक प्रिज्म बन के तैयार हुआ। ये जो पोर्शन है ये प्रिज्म का क्या है, ऊपरी पोर्शन है, और ये जो पोर्शन है प्रिज्म का क्या है, निचला पोर्शन है। ऊपर प्रिज्म का जो छोटा सा जो त्रिभुज है प्रिज्म का ऊपरा पोर्शन है, और निचला पोर्शन क्या है, प्रिज्म का जो बड़ा सा त्रिभुज है, ऐसे प्रिज्म है। अब देख रहे हैं कि ये क्या है, प्रिज्म का ऊपरी पोर्शन है और ये प्रिज्म का है निचली पोर्शन है। अब प्रिज्म में कितने शीर्ष है देख लें, काउंट करें, 1 2 3 4 5 और 6। तो प्रिज्म में टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स शीर्ष कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसमें 3 क्या होते हैं, शीर्ष ऊपर होते हैं, और 3 क्या होते हैं, नीचे होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है, हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि दिया गया है। अगर त्रिभुज में क्या दिया है, दो कोण और एक भुजा दिया है, त्रिभुज में दो कोण और एक भुजा दिया है, तब भी त्रिभुज की हम रचना कर सकते हैं। जैसे अगर एक भुजा दिया है और दो कोण दिया है तब भी हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, ये नेक्स्ट ऑप्शन दिया है, अगर त्रिभुज की आपसे कह रहा है कि केवल 3 भुजाएं दी गई हैं, अगर त्रिभुज की केवल 3 भुजाएं दी गई हैं, और यहां पर बात कर रहा है दो भुजा और उनके मध्य क्या दिया है, कोण दिया है। और अगर हम बात करें, अगर कोई भी त्रिभुज दिया है, आपसे कहा था दो भुजा और उसके मध्य का कोण दिया है, जैसे ये दो भुजा है और इसके मध्य का क्या दिया है, कोण दिया है, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है, दोस्तों इसमें दिया है अगर किसी त्रिभुज के क्या दिया है, अगर केवल 3 कोण दिया है, केवल 3 कोण दिया तो उस समय हम त्रिभुज का निर्माण हम नहीं कर सकते। अगर कभी भी केवल त्रिभुज का 3 कोण दिया है तो उसमें हम त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते। अगर 3 भुजाएं दी हैं तब भी हम त्रिभुज का निर्माण हम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर 2 भुजा और उनके मध्य का कोण दिया है तब भी हम त्रिभुज का निर्माण कर सकते। लेकिन अगर केवल 3 कोण दिया है तो वहां त्रिभुज का निर्माण हम नहीं कर सकते।
दोस्तों इस तरीके से देख रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन का ये पहला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, क्योंकि अगर त्रिभुज में केवल 3 ही कोण दिए हैं तो त्रिभुज का हम निर्माण नहीं कर सकते। क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। यहां पर दिया है, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल टू सी डी तब y डिग्री माइनस एस डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड करना है। यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है, देख रहे हैं यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है। ए बी पैरेलल टू क्या दिया है, सी डी दिया है, और ये लाइन है जो ट्रांसवर्सल लाइन है जो इनको काट रही है। यहाँ पर 110 डिग्री है, y डिग्री है, और ये x डिग्री है, और ये क्या है 120 डिग्री के बराबर है। दोस्तों कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन हो, अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन है, अगर कोई लाइन उसको काटता है, कोई ट्रांसवर्सल लाइन अगर इसको काटती है, अगर यह ए बी और सी डी अगर ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको कोई अगर ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ट्रांसवर्सल लाइन की विशेषता होती क्या है दोस्तों, यह जो कोण होता है ये कोण, और ये कोण होता है, अगर इसको एक मान लें, यह 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7 और ये क्या दिया है 8 है। अगर इसको सपोज कर लें तो इसकी विशेषता होती क्या है दोस्तों, लाइन के एक ही तरफ, लाइन के एक ही तरफ, और इस लाइन के एक तरफ, और इस लाइन जो समांतर लाइन है इसके भी ऊपर और इसके भी ऊपर, और ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके एक तरफ की बात करें तो मतलब जो कोण 1 है ये कोण क्या होता है, कोण 5 के बराबर होता है। ये जो कोण 1 है कोण 5 के बराबर है, और ये कोण 2 कोण 6 के बराबर है, कोण 2 बराबर कोण 6 हो गया। फिर अब लाइन की क्या है नीचे, और ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ कोण 4 जो है कोण 8 के बराबर है, यहाँ कोण 4 बराबर कोण 8 होगा, और फिर यहाँ कोण 3 बराबर कोण 7, यहाँ कोण 3 बराबर क्या हो गया, कोण 7 हो गया। इस तरह के कोणों को क्या नाम देते हैं, संगत कोण, करेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। मतलब पैरेलल लाइन के अगर एक ही तरफ जो कोण है, और जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके एक ही तरफ कोण है, जैसे 1 जो है 5 के बराबर है, 2 6 के बराबर है, और फिर पैरेलल लाइन के एक ही तरफ नीचे तरफ की बात करें, और ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ ये कोण 4 जो है 8 के बराबर है, ये कोण 3 7 के बराबर है, ये सभी क्या है, आप ये क्या कहलाते हैं, संगत कोण, करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। दूसरी बात अगर ये करें, यहां पे देखें, जैसे यहां पर बात करें, अगर यहां पर जो कोण 1 है, ये जो कोण 1 है कोण 7 के बराबर होता है, कोण 1 कोण 7 के बराबर होगा, और जो कोण 2 है ये कोण 5 के, ये कोण जो 2 है ये कोण 8 के बराबर है, कोण 2 कोण 8 के बराबर है। इसको एकांतर बाह्य कोण कहते हैं। जैसे जो क्या है कोण 1 इस 7 के, और कोण 2 जो है कोण 8 के, इसको बोलते हैं एकांतर बाह्य कोण बोलते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें, ये कोण 4 जो है कोण 7 के बराबर है, कोण 4 कोण 7 के बराबर है, और कोण 3 कोण 5 के बराबर है, और कोण 3 कोण 5 के बराबर है। इसको बोलते हैं एकांतर अंतः कोण बोलते हैं। कोण 4 जो है कोण 6 के बराबर है, ये 3 जो है कोण 5 के बराबर है, इसको एकांतर अंतः कोण बोलते हैं। दूसरी बात अगर हम करें, यहाँ पे देखें तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, अगर कोण 4 और कोण 5 को जोड़ते हैं, इन दोनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर कोण 4 प्लस कोण 5 जोड़ें तो ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा। अगर कोण 3 और कोण 6 को जोड़ें तो ये भी क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। दोस्तों यहाँ पर कोण 4 और कोण 5 को जोड़ेंगे तो भी 180 डिग्री के बराबर होगा। कोण 3 और कोण 6 को जोड़ेंगे तो भी क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज अगर हम देखें, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ कोण 1 जो है कोण 3 के बराबर है, कोण 2 कोण 4 के बराबर है। अगर यहाँ पे बात करें, कोण 1 जो है कोण 3 के बराबर है, और कोण 2 जो है कोण 4 के बराबर है, कोण 2 कोण 4 के बराबर है। उसी तरीके से कोण 5 कोण 7 के बराबर है,
कोण 5 कोण 7 के बराबर है और कोण 6 कोण 8 के बराबर है, कोण 6 कोण 8 के बराबर है। इस तरीके के कोणों को क्या बोलते हैं? शीर्षाभूमिक कोण बोलते हैं। जैसे कोण 2 4 के बराबर है, 1 3 के बराबर है। मतलब कि अगर कोई भी दो लाइन अगर जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्शन जो पॉइंट होता है यह कोण इसके बराबर होगा और ये जो कोण होगा इसके बराबर होगा। इस तरह के कोणों को हम शीर्षाभूमिक कोण कहते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। इसको इंग्लिश में वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं या इसी को शीर्षाभूमिक कोण कहते हैं। दोस्तों जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने हम जा रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपसे? क्वेश्चन में आपसे यही कहा जा रहा है ये जो लाइन ए बी जो है इस सी डी के क्या है? पैरेलल है। ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर दोस्तों हम देखें इस क्वेश्चन को करने के लिए कई तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ये 110 डिग्री है तो ये कोण हमारा कितना होगा? 70 डिग्री के बराबर होगा। दोस्तों 70 डिग्री के इसलिए बराबर होगा क्योंकि अगर कोई भी लाइन है उसके किसी भी बिंदु पर जो कोण बनते हैं उन दोनों कोणों का जो योगफल होता है 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब यह कोण और इस कोण दोनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होगा। तो मतलब अगर यह कोण आपका दिया है 110 डिग्री तो यह कोण किसके बराबर होगा? 70 डिग्री के बराबर हो गया। दोस्तों अभी मैंने बताया है यह कोण बराबर है तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? y डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? 70 डिग्री के क्या हो गया? बराबर हो गया। अब दोस्तों अभी मैंने आपको बताया है इस कोण और इस कोण का जो योगफल होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर 120 डिग्री है तो यह कोण कितना होगा? 60 डिग्री के बराबर होगा। 60 डिग्री के बराबर होगा। दोस्तों यह कोण और यह कोण अभी मैंने समझाया है यह शीर्षाभूमिक कोण होता है तो x डिग्री की जो वैल्यू आ गई वह क्या होगी? 60 डिग्री के क्या है? बराबर है। x डिग्री के जो वैल्यू है 60 डिग्री के बराबर है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है y डिग्री माइनस x डिग्री, तो y डिग्री की वैल्यू कितनी है? 70 डिग्री। x डिग्री की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री। सिंप्लीफाई करेंगे किसके बराबर होगा? 10 डिग्री के बराबर होगा। इस तरीके से दोनों कोणों का जो डिफरेंस है वो 10 डिग्री के बराबर है। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे जो वैल्यू हमने निकाला है इसी को ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इस क्वेश्चन को ऐसे न करके अगर ऐसे करें तो हम कैसे करेंगे? ध्यान देंगे। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें, अगर यह देख रहे हैं कि दोनों क्या है? शीर्षाभूमिक कोण है। अगर 110 डिग्री है तो ये भी हमारा कितना होगा? 110 डिग्री के बराबर होगा। अभी आपने क्या पढ़ा है? इन दोनों कोणों का जो योगफल होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो y डिग्री प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो y डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? 70 डिग्री के बराबर हो गया। अब दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं, अगर अभी आपने क्या पढ़ा? अगर 120 डिग्री ये है, अगर 120 डिग्री है तो ये कोण हमारा कितना होगा? 60 डिग्री के बराबर होगा। मतलब एक बिंदु पर कितने डिग्री के कोण बनते हैं? 180 डिग्री के कोण बनते हैं। इस पॉइंट पे 180 डिग्री का कोण बनेगा। अगर 120 डिग्री है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। मतलब 180 डिग्री में से 120 डिग्री घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 60 डिग्री। दोस्तों अभी मैंने बताया है यह कोण इसके एक अंतर कोण है तो x डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? ये 60 डिग्री के क्या हो गया? बराबर हो गया। इन्हीं दोनों का अंतर आपसे पूछा जा रहा है y डिग्री माइनस x डिग्री। तो 70 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर किसके आ गया? 10 डिग्री के बराबर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विभाजनी का उपयोग निम्न बनाने में किया जाता है। निम्न बनाने में किया जाता है। सबसे पहले तो विभाजनी होता क्या है? जैसे कि दोस्तों हम बात करें विभाजनी की, अगर बात करें, आपको विभाजनी के बारे में मालूम है, अगर आपने बच्चों के बॉक्स को अगर देखा होगा तो एक ऑपरेटर्स हमारा ऐसा होता है
यहाँ पे दोनों पूरी बिंदु क्या होता है, नुकीला होता है। इसी का नाम देते हैं हम विभाजनी। और इस विभाजनी की सहायता से हम करते क्या है, रेखा खंड की लंबाई मापते हैं। विभाजनी की सहायता से दोस्तों हम क्या करते हैं, रेखा खंड की लंबाई मापते हैं। तो विभाजनी का प्रयोग हम किस में करेंगे, रेखा खंड की लंबाई मापने में करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, दिए गए चित्र में कितने वर्ग बने हैं, ये आपको निकालना है। दोस्तों इस फिगर को हम यहाँ बनाकर आपको फिर से आपको समझा रहे हैं। जैसे ये कोई हमारा स्क्वायर दिया है, ये हमारा स्क्वायर है, ये स्क्वायर दिया है। अब इसको हम इस तरह से इसमें बांटा गया है, ये बांटा गया ही फिगर हमारा दिया गया है। इसी फिगर में कह रहा है कि कितने वर्ग बनेंगे, ये आपको बताना है। इस फिगर में कितने वर्ग बनेंगे ये आपको दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, आपको मालूम है कि अगर 4 वर्ग को एक साथ लें, पहले तो हम ऐसे काउंट करें जितने जो वर्ग हैं कितने हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 9 वर्ग ऑलरेडी बन गए। अब वर्ग की बात करें तो वर्ग कैसे बनेगा, यहां पर 4 वर्गों को अगर एक साथ लेंगे तो एक वर्ग बनेगा। तो दोस्तों एक वर्ग ये बन गया, आप देख रहे हैं। फिर दूसरा वर्ग कहां से कहां तक बनेगा, इस इन चारों को अगर लेते हैं तो दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, दूसरा वर्ग बन गया। दोस्तों फिर हम इन चारों को लेते, अगर इन चारों को हम लेते हैं तो ये हमारा तीसरा वर्ग बन गया। इन चारों को लेते हैं तो तीसरा बन गया। अगर हम इन चारों को लेते हैं तो हमारा क्या बना, एक चौथा वर्ग बन गया, ये भी बना। और दोस्तों अगर इस बड़े एक वर्ग को लेते हैं तो ये भी एक वर्ग हमारा बन गया। तो अब वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 9 1 10 1 11 12 13 14। टोटल वर्गों की संख्या हमारी कितनी आ गई, 14 के बराबर हो गया। दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन क्या है, सही है। अब दोस्तों लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के कोण 2 संबंधी 3 संबंधी 4 के अनुपात में है, त्रिभुज के कोण होंगे, ये आपको फाइंड करना है। तो पहला तर्क तो ये भी होता है, अगर त्रिभुज के कोण हमें फाइंड करना है तो जो त्रिभुज के कोण होते हैं, त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है 180 डिग्री के क्या हो, बराबर होता है। मतलब अगर कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ें तो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये कोई भी टाइप ऑफ त्रिभुज होगा उसके तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आंसर को इस हम तर्क पे देखें तो क्या मिलेगा, 60 और 30 90 90 90 180, तीनों कोणों का योगफल 180 के बराबर है। यहाँ पे जोड़ें तो 20 और 40 60 और 120 जोड़ेंगे 180। यहाँ पे जोड़ेंगे 40 और 60 100 और 80 180 हो गया। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 30 और क्या है 90 120 और 60 जोड़ेंगे 180 डिग्री के बराबर है। मतलब यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर है। जैसे कि पहला कंडीशन त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर है। अगर इस तर्क से लॉजिक से देखते हैं तो सभी ऑप्शन हमें क्या है, यहाँ पे करेक्ट लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जैसे अब उनके कोण किस अनुपात में है, 2 संबंधित 3 संबंधित 4 के अनुपात में है। ये कोण 2 संबंधित 3 संबंधित 4 के अनुपात में है। अगर हम क्या करें, इन कोणों को अगर हम, पहला कोण 2 यूनिट है, दूसरा 3 यूनिट है, तीसरा क्या है 4 यूनिट है, ये कोण हमारे इकाई यूनिट में है। ये कोण हम क्या बोलेंगे, भाग में भी बोलेंगे। पहला 2 भाग है, दूसरा 3 भाग है, तीसरा 4 भाग है। ये कोण इस तरीके से इसको बोलेंगे। अगर इन तीनों को जोड़ें तो किसके बराबर होगा, 4 3 7 7 2 9 हो गया। टोटल योगफल किसके बराबर हुआ, 9 यूनिट के क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ पे 9 यूनिट के बराबर हो गया। और 9 यूनिट के बराबर हुआ, और 9 यूनिट कितने डिग्री के बराबर है, तीनों कोणों का योगफल अभी आपको बताया है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 9 यूनिट की वैल्यू 180 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 9 दूना 18 20 डिग्री के बराबर है। तो पहला कोण हमारा कितने यूनिट है, 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 दूना 40 डिग्री। दूसरा कोण हमारा 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर 20 डिग्री, तो 3 यूनिट बराबर 20 तिहाई कितना हो गया, 60 डिग्री के बराबर हो गया। तीसरा कोण 4 यूनिट के बराबर है। अगर 4 यूनिट की वैल्यू हम फाइंड करें, 1 यूनिट 20 डिग्री के बराबर है, तो 4 यूनिट 80 डिग्री के क्या है, बराबर है। दोस्तों इस तरीके से जो हमारे एंगल हैं
40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री के क्या है बराबर है। एक तो तरीका दोस्तों करने का इसका ये है। दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि तीन कोणों का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है। तो आपको इन कोणों को अलग करना है, कैसे डिग्री में निकालना है, कैसे फाइंड करेंगे। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर है। अब दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपने पढ़ा है जैसे रेशियो प्रोपोर्शन में जो यहाँ पे गिवन है वही हम क्या रखते हैं, नीचे रखते हैं, जो यहाँ पे दिया है वही हम नीचे रखते हैं। इन तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री है, डिग्री में है, और तीनों कोणों का योगफल यूनिट में क्या है, 4 3 7 7 2 क्या है 9। मतलब जो यहाँ दिया रहता है वही यहाँ रखते हैं, जो फाइंड करना होता है यहाँ रखते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9 दूना 18 20 हो, 9 दूना 18 20 हो गया। पहला कोण का भाग कितना है, 2 है, तो जो फाइंड करना होता है यहाँ रखते हैं। तो 20 दूना कितना आ गया, 40 डिग्री के क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर हमें दूसरा कोण फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, 180 गुणे, अब यहाँ 9 हो गया। दूसरे कोण का भाग कितना है, 3 है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 दूना 18 20 हो गया, 20 तिहाई कितना आ गया, 60 डिग्री के बराबर हो गया। दोस्तों अगर हमें तीसरा कोण फाइंड करना है तो उसको फाइंड करने का तरीका ये भी हो सकता है, इन दोनों कोणों को क्या करें, जोड़ दें और 180 डिग्री में से घटाएं तो तीसरा कोण हमारा 80 डिग्री के क्या हो गया, बराबर आ जाएगा। या नहीं तो उसको भी ऐसे कर सकते हैं, 180 गुणे 9 यहाँ पर, और कितने भाग है, कितने यूनिट है, 4 है, 4 रख दिया तो 9 दूना 18 हो गया, 20 चौको क्या आ गया, 80 डिग्री के बराबर आ गया। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। हमारा कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दी गई आकृति में x और y के मान क्रमशः होंगे। हमें इस क्वेश्चन में x और y का मान निकालना है, कैसे फाइंड करेंगे। अभी मैं आपको बताया है, जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है, अगर कोई भी दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो जो इस तरह से कोण बनते हैं, ये शीर्षाभूमि कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। तो y डिग्री और 80 डिग्री आपस में बराबर होगा, तो y डिग्री की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, 80 डिग्री के बराबर आ गया। y डिग्री की वैल्यू 80 डिग्री के बराबर हो गया। अब हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, अगर इस त्रिभुज की बात करें, अभी हम लोगों ने पढ़ा है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। दोस्तों y डिग्री की वैल्यू तो हमने 80 डिग्री निकाल लिया, अब इन तीनों कोणों को जोड़ें तो 50 प्लस 80 प्लस x, अभी क्या होगा, 50 प्लस 80 प्लस x, दिस इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 130 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री। जब 130 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस होगा, तो x डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री के बराबर हो गया। दोस्तों x और y का मान क्रमशः क्या है, 50 डिग्री और 80 डिग्री है। इस तरीके से पहला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। यहाँ पे वैसे आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन को अगर देखें, जल्दबाजी में आप गलत कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 50 डिग्री और 80 डिग्री है, यहाँ पे भी 80 डिग्री और 50 डिग्री है। जल्दबाजी में आप सेकंड को करेंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है दी गई आकृति में x और y का मान क्रमशः शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब x का मान पहले होगा, y का मान क्या होगा, बाद में होगा। x का मान हमने क्या निकाला है, 50 डिग्री, तो 50 डिग्री पहले है, फिर y का मान 80 डिग्री, तो y का मान क्या है, बाद में है। दोस्तों अगर ये क्रमशः वर्ड नहीं लिखा रहता तब हमें कंफ्यूजन नहीं होता। अगर ये ऑप्शन आप अगर लगाते हैं, अगर दूसरा ऑप्शन लगाते हैं तो दूसरा ऑप्शन क्या है, फॉल्स है। कैसे फॉल्स है, यहाँ पे x को पहले लिखना है, y को बाद में लिखना है, लेकिन यहाँ पर y पहले है, x बाद में, इसीलिए ऑप्शन क्या है, फॉल्स है। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें दिया है,
अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो यह है। अब जैसे हम बात करें समचतुर्भुज, दोस्तों समचतुर्भुज है क्या चीज, ये हमारा क्या है, समचतुर्भुज का फिगर हमने बनाया है। समचतुर्भुज की विशेषता क्या होती है, सभी भुजाएं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। दोस्तों यही पूछा जा रहा है, किसी किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये हमारा समचतुर्भुज, मतलब समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। दोस्तों अगर समलंब चतुर्भुज की बात करें तो समलंब चतुर्भुज ऐसे बनता है, ये हमारा समलंब चतुर्भुज है। इसमें वन पेयर ऑफ साइड क्या होता है, ये पैरेलल होता है। दोस्तों वन पेयर ऑफ साइड इसमें पैरेलल होता है, यही हमारा समचतुर्भुज है। इसमें वन पेयर ऑफ साइड क्या है, पैरेलल है, यही हमारा समलंब चतुर्भुज है। इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं। इस तरीके से ऑप्शन हमारा क्या है, दूसरा फॉल्स है। अगर हम तीसरा ऑप्शन लेते हैं दोस्तों, अगर हम आयत की बात करते हैं, अगर आयत की बात करते हैं तो आयत के जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये समद्विभाजित करते हैं लेकिन ये लंब समद्विभाजित नहीं करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। दोस्तों अब अगर पतंग की बात करें तो पतंग के भी जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को लंब समद्विभाजित नहीं करते हैं। इस तरीके से ऑप्शन हमारा क्या है, पहला ऑप्शन हमारा सही है। दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है ये हमारा ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट रहा, ये पूरी तरीके से समझ में आया होगा। पूरी तरीके से यूपी टेट स्पेशल लेकर के हम पढ़ा रहे हैं। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।